हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है। एंड आप सर, जिंदगी मस्त तो क्या चल रही है सर, दिल जानता है हमारा कैसा जिंदगी चल रही है सर। आपको बोलना बहुत आसान लग रहा होगा ना, आप ऐसा सोच रहे होंगे, पर सर मैं बता देता हूँ आपको कि सर जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ाई का आपका वक्त चल रहा है, ये जिंदगी का सबसे हसीन वक्त है, सबसे मस्त वक्त है सर। इसलिए आप इस वक्त को एंजॉय करिए, क्योंकि हम जानते हैं सर आने वाली जिंदगी आपकी और भी झंड होने वाली है सर। क्योंकि सर आपको सर लग के पढ़ाई करनी, क्योंकि यहाँ लिखा है ऊपर, और सर ये अपने दिल में होना चाहिए। क्या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल के साथ आइए चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम, एग्जामिशंस अंडर जीएसटी। सर ध्यान दीजिए सर, मेगा एग्जामिशन लिस्ट, सर्विसेज की लिस्ट दे रखी है सर। जो गुड्स एग्जाम्ड है जीएसटी के अंदर वो हमारे सिलेबस में नहीं आते, पर जो सर्विसेज एग्जाम्ड है वो सब हमारे सिलेबस में आती है। तो सर 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 सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन एग्जेम्प्ट एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द लेवी ऑफ द जीएसटी सर। और वो पावर यूज करके इन्होंने एग्जामिशन दिए कई सारे गुड्स को भी, कई सारे सर्विसेज को भी, पर सर्विसेज के ही हमारे लिस्ट हमारे कोर्स में आती है, गुड्स की लिस्ट हमारे कोर्स में नहीं आती है। इसलिए हम सर्विसेज की जो एग्जामिशन है वो हम पढ़ रहे हैं। दिल थाम के देखिएगा सर, मेगा एग्जामिशन लिस्ट सर। फर्स्ट सर मैंने क्या किया, इन सारे एग्जामिशंस को सर, जो भी ये लगभग 100+ एग्जामिशन थे, इन सबको मैंने ग्रुपिंग किया सेक्टर वाइज सर। हेल्थ केयर रिलेटेड एक साथ कर दिया, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक साथ कर दिया सर, एजुकेशन रिलेटेड एक साथ कर दिया, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक साथ कर दिया, गवर्नमेंट रिलेटेड एक साथ कर दिया। उसमें आपको थोड़ा कंफर्ट रहेगा सारे एग्जामिशन को एक जगह याद करने में और सिस्टमेटिकली आपके सिस्टम में फिट होने के लिए। ओके सरकार, आइए हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी सर्विसेज थी उसको हम पढ़ते। फर्स्ट सर्विसेज कौन सी बेटा, अरे डॉक्टर की सर्विसेज को माफ कर क्या सर, हाँ जी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर ध्यान देना बेटा, हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन में एम्बुलेंस सर्विस भी आता है, पर सर हेल्थ केयर सर्विसेज अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स ने दी तो ही एग्जाम होती है। पर एम्बुलेंस के लिए अलग से बोल दिया कि एम्बुलेंस कोई भी पर्सन अगर एम्बुलेंस सर्विस देता है वो भी एग्जाम रहेगी। ओके सर, ध्यान देना, हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सर कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह, ट्रीटमेंट या केयर वगैरह काम कर रहे हो वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साहब, सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम दी सर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो एम्बुलेंस सर्विस भी हेल्थ केयर सर्विस में आती है, वो तो ठीक है सर। पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात सर, अगर आप किसी सर प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो, ब्यूटिफिकेशन करा रहे हो, वो सब सर यहाँ पे नहीं आता है। देखिए सर ध्यान से, हेल्थ केयर सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसकी वजह से अगर आपने कराया तो बात अलग होगी सर। अदरवाइज नॉर्मल जो कॉस्मेटिक सर्विसेज होती है वो हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में नहीं आएगी। प्लस ध्यान रखिएगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में सर जो आप ये ब्लड टेस्ट वगैरह कराते ना बेटा सर, ये पैथोलॉजी लैब्स भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है, और वो भी सर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के स्कोप में आएगा। और उन्होंने जो सर्विसेज चार्ज लिए उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, इसलिए जो ब्लड टेस्ट चार्ज वगैरह होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ओके सर, देना था है क्या, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, प्लस सर एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं और इन्होंने सर्विसेज दी तो ही एग्जाम होगा। ओके, अब सर आप कभी कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका रोज रूम रेंट होता है सर, वो भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज है, और ऐसे केस में उस पर भी एग्जामिशन मिलेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो इन पेशेंट होता है, जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर सर, उसके लिए अगर कैंटीन से खाना आ रहा है तो सर वो भी सर भली बिल में अलग से लिखा हो उसके चार्जेस, पर वो भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है, वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है और सर उससे जो मिलने वाला है या उसके साथ जो अटेंडेंट थे उन्होंने वहां नीचे जाके खाना खाया, उसको जो बिल लिखा कैंटीन वाले ने उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो इन पेशेंट नहीं है। क्लियर। सेकंड बात सर, कैंटीन वालों ने बिल लिखा किसको, हॉस्पिटल को। कैंटीन मान लो सर, डॉक्टर तो खाना बनाएंगे नहीं भाई सर, तो कैंटीन मान लो आउटसोर्स किया हुआ है हॉस्पिटल ने, और हॉस्पिटल को कैंटीन ने बिल लिखा उस पर जीएसटी लगेगा, और हॉस्पिटल जो बिल लिख रहा है इन पेशेंट को उस पर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए कैंटीन वालों ने जो बिल लिखा होगा हॉस्पिटल को उसका उस पर जीएसटी लगाएंगे और हॉस्पिटल को उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, मान लो कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के लिए सर हॉस्पिटल ने 1 लाख रुपए चार्ज किया पेशेंट से, उसमें से 70,000 रुपए डॉक्टर को दे रहे हैं, 30,000 रुपए हॉस्पिटल खुद अपना रिटेंशन अमाउंट रख रहा है, तो दोनों पे ही जीएसटी नहीं देना, ना 70,000 रुपए ना 30,000 रुपए सर। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट आता है क्या, वेटरनरी क्लिनिक। सर जान तो भगवान में भी होती है सर, जान तो सर इंसान में तो होती है, जान तो जानवरों में भी होती है सर, इसलिए वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। सर
उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना बेटा सर, जो जानवर होते हैं वो भी भगवान स्वरूप होते हैं, आप जिसमें देखे भगवान उसमें भगवान हो सकते हैं सर, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में सर पूजा वंदना और जो भी आपको याद आया सर देख लीजिएगा आप। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक, सर इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं उसके थ्रू सर जो ब्रीडिंग करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट हॉर्सेज। ओके सर, नेक्स्ट आता है क्या, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और फैसिलिटीज। सर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है सर, मैं हर हॉस्पिटल जाता हूँ, उससे सर हॉस्पिटल वगैरह से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करता हूँ, उनको डिस्पोज ऑफ करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, जो भी चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन कॉर्ड ब्लड बैंक, सर बच्चा जब पैदा होता है उसकी कॉर्ड माँ के पेट से कनेक्ट होती है, उस कॉर्ड में जो ब्लड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए सर कई सारी एजेंसीज है जो इसको स्टोर रखती है सर, उसके स्टोरेज चार्ज होते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी चार्ज होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन में 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसने अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चैरिटेबल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, चैरिटेबल एक्टिविटीज में ये 4 कैटेगरी ही कवर है, इन 4 के अलावा कोई और काम किया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने और उसने फीस लिया तो जीएसटी लगेगा साहब। अब ये 4 एक्टिविटीज क्या क्या है सर, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ care or counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disabilities, persons addicted to dependence forming substance such as narcotic drugs or alcohol, ध्यान रखना बेटा आप लोग सर, और public awareness of preventive health, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, देन एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, बाबा रामदेव जी कवर हो गए, श्री श्री रविशंकर जी कवर हो गए। देन एडवांसमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन्ड orphan or homeless children, physically or mentally abused or traumatized persons, prisoners or persons over the age of 65 years residing in the rural area, क्योंकि सर अर्बन एरिया में रहने वाले बुड्ढों की स्किल वैसे भी डेवलप होती है साहब, क्लियर है सर, जस्ट किडिंग। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सर ये काम अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रहा है और उसके लिए कोई फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर इसके अलावा कोई और काम किया तो उस पर जीएसटी लगेगा। प्लस एक सर्कुलर था कि मान लो सर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा, सर उसके लिए कोई एक रेजिडेंशियल कैंप रखा जिसके अंदर रहना खाना पीना सब कुछ 4 दिन वही रहना और उसकी फीस है मान लो 10,000 रुपए पर पर्सन, तो ऐसे केस में सर इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, एडवांसमेंट ऑफ योगा, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन है तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, डन, पर डिपेंड्स ऑन केस टू केस की प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है। क्लियर सरकार, नेक्स्ट आ रहा है क्या, ओल्ड एज होम, भगवान करे जिंदगी में सर आप इतने संस्कार आपके अंदर हो, इतना सर आप जमीन पे रहे कि सर ये सर्विसेज की जरूरत आपके फैमिली मेंबर्स को कभी नहीं पड़े। ओल्ड एज होम में जो लोग रहते हैं उनसे जो फीस लिए सर वो अगर 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर सर 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर खाने पीने रहने का सबका मिला के है, बट वो ओल्ड एज होम पे जीएसटी एग्जाम तभी होगा इफ ओल्ड एज होम इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एन एंटिटी जो सेक्शन में 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है। क्लियर, डन। देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने जो अपनी सर्विसेज दी है उसके लिए जो होता ना सर डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं सर, तो उनसे जो फीस चार्ज करें उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजंस ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट्स, जो फीस चार्ज के उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे सुलभ शौचालय। ओके सर, सर्विस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, सर फर्स्ट पॉइंट सर आपने खेती से रिलेटेड सर्विसेज दी है, सर किसान को या किसी भी पर्सन को खेती से रिलेटेड सर ये जो कैटेगरी है कवर करिए उसमें सर एग्जम्पशन दे रखे, पर हाँ सर यहाँ पर जो एग्जम्पशन दे रखे देखना ध्यान से, सर ये खेती जो है बोल रखा है ये वेज और नॉन वेज दोनों कवर है इसमें। सर देखो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज, पर आपने रेयरिंग किया किसके लिए किया, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए किया। अब ऐसा कोई पर्सन है जो ये काम कर रहा है उसको आपने सर्विसेज दी, कौन सी सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। देन सर आपने मेरे खेत पर आकर ऐसी कोई प्रोसेस करी जिसकी वजह से एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, बट जस्ट टू मेक द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, आपने मेरे यहाँ पे कोई प्रोसेस करी मेरे फार्म पे आके, तो सर जो प्रोसेसिंग चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती है एग्जाम्पल के लिए ये याद नहीं करना है, के एग्जाम्पल है टेंडिंग, प्रोनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, fumigating, curing, sorting, grading, culling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of the agriculture produce but make it only marketable for the primary market. Then renting or leasing of the agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use. सर आपने मशीन किराए पे ली या एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे लिए जीएसटी नहीं लगेगा रेंट पर। देन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, गाँव में जाके मैंने एग्रीकल्चर की नई टेक्निक सिखाई उस पर टेक्निक सिखाने पे जीएसटी नहीं लगेगा जो भी फीस मैंने ली है। एपीएमसी मार्केट में जो भी फीस ली है साहब, सर जैसे होता ना मंडी शुल्क, सर एपीएमसी मार्केट में जब आप गुड्स बेचते हो, जब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते हो तो वो अपना फीस लेता है एपीएमसी मार्केट, जो फीस उन्होंने ली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस
सर जो भी कमीशन एजेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उसने कमीशन लिया है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउस में जाके आपने फ्यूमिगेशन किया, जीएसटी नहीं लगेगा फ्यूमिगेशन चार्जेस पर। क्लियर? फिर पॉइंट नेक्स्ट यहाँ पे भी दिया है, फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जीएसटी नहीं लगता है। देन सर सिंस राइस, आप ध्यान रखिएगा बेटा, राइस जो होता है राइस वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में नहीं आता है, पेडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में आता है, इसलिए सर राइस के लिए अलग से बोला है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जम्प्ट है जीएसटी से। पर ध्यान रखना बेटा, कमीशन एजेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्जम्प्ट है, कमीशन एजेंट ऑफ राइस इज टैक्सेबल। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अगर आपने वेयर हाउसिंग किया जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर ये थोड़े प्रोसेस्ड फूड के बारे में भी कहा है सर, क्या स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मसाला, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibers such as cotton, flax, jute, etc. Indigo, manufactured tobacco, bitter leaves, तेंदू leaves, coffee, tea. सर ये प्रोसेस्ड फूड है, फिर भी अलग से इनके लिए क्या है, क्या स्टोरेज और वेयरहाउस इनका जो होगा उसके चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता तो ऊपर वैसे भी कवर था बेटा, अलग से इसलिए कहा कि ये प्रोसेस्ड गुड्स है। देन सर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो ऑन जॉब वर्क बेसिस सर, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप एक जॉब वर्क की तरह काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ एक सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोला क्या, अगर आप पेडी का डीहस्किंग करके राइस में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, इसलिए जो राइस मिलर से जो पेडी से राइस पेडी से डीहस्किंग करके राइस निकाल रहे हैं तो ऐसे केस में जो चार्जेस उन्होंने लिए उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं, वो प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है। देन सर सर्विसेज बाय वे ऑफ, अरे एप्पल वगैरह देखोगे ना दूर से चमकती सर, रहा ना वैक्सिंग वगैरह क्या होता है उस पर, वो सर्विसेज पे जीएसटी एग्जाम किया हुआ है। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज द essential characteristics of the said fruit or vegetables. Then GTA, goods transport agency ने services दी by way of transport in a goods carriage of what, agriculture produce, milk, salt and food grain including flour, pulses और rice. सर दाल, चावल और आटा इसका भी ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी एग्जाम किया। सेम वे अगर आपने रेलवे वेसल से सेम ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ द इंडिया इन्हीं गुड्स का, तो इस पे जीएसटी क्या है, एग्जाम्प्ट है। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। देन आप अगर कसाई हो सर, काटते हो किसको, एनिमल्स को, तो सर काटो, सर जोर से काटो, पर सर उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। देन सर मैं किसान हूं, मेरे पास सर मैंने गवर्नमेंट से कोई एग्रीकल्चर फार्म लिया है रेंट पर रेंट पे नहीं कर रहा हूं मैं, सर क्या कर रहा हूं, रॉयल्टी की तरह फॉर्म में पे कर रहा हूं, तो सर मैंने राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स गवर्नमेंट से लिया है, मैं एक इंडिविजुअल फार्मर हूं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर मैंने राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स लिया है जो भी रॉयल्टी में पे करूंगा गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर मैं किसान हूं, पर सर मेरे यहाँ पर लाइट नहीं है, ट्यूबवेल से पानी निकालना कैसे निकालूंगा सर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इरेक्शन किया, कमीशनिंग किया ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ व्हाट, infrastructure for extending electricity distribution network up to the ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऐसे केस में जो भी उन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज लिया, कंस्ट्रक्शन चार्ज लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर कोल्ड स्टोरेज वालों के लिए एक अथॉरिटी बना रखी, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। सर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, शायद ये फास्ट स्पीड में सारे पॉइंट आपको रिकॉल हो रहे हैं। एंड सर अगर आपने इस तरह से सारे एग्जामिनेशन को 2 बार सुन डाला तो लाइफ जिंगा लाला। सरकार आओ एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं हम। सर दिल थाम के बैठेगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, कोई फुल कोर्स तो है नहीं भाई। सर ये पूरा सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में लाने के लिए 2-3 बार आपको इसको सुनना पड़ेगा, पर एक बार आपने अगर लेक्चर देखे तो ये लेक्चर्स आपको सुनना बहुत ईजी रहेगा, पर मेन बुक से एक बार जरूर पड़ेगा। ओके अब सर इसको ध्यान से सुनिए, सर दिल थाम के पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, तो सर ये चीजें क्या होती है पूरा आपके यहाँ फिट होगी और हर एक चीज लिंक हो जाएगी फटाफट फटाफट फटाफट। सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अच्छा ध्यान देना बेटा, सर जो ये रिवीजन लेक्चर्स ये हेल्पफुल आपके लिए तभी रहेंगे जब आपका पूरा कंसंट्रेशन इधर है, पूरा माहौल इस तरह बना हुआ है, आपने एक बार ध्यान इधर दिया फिर तो मैं इससे बाहर आपको निकलने नहीं दूंगा, गारंटी मेरी आपसे। सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोई भी सर्विसेज दी है, सर्विसेज बाय ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, कोई भी सर्विस हो भाई, भले वो एजुकेशन वाली सर्विस हो, ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ हो, कोई पार्टी वार्टी दी है उसके लिए फीस लिया है, कुछ भी सर्विस दी है, एनी सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जाम्प्ट जीएसटी से। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या कहता है साहब, सर जो प्री स्कूल होते हैं वो आते हैं, स्कूल्स अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट आते हैं सब, प्लस कॉलेजेस आईसीआई इस तरह के लोग भी आते हैं। इफ दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड लास्ट क्या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं। अब इन्होंने कोई भी सर्विसेज दी अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी स्टाफ को, जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, अगर अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन के लिए इन्होंने एंट्रेंस फीस चार्ज करी, एंट्रेंस टेस्ट लिया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, अब आ रहा है क्या सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये केवल 5 पॉइंट जो कवर है वही एग्जम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी सर्विस अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी तो टैक्स लगेगा। इसमें से भी जो फर्स्ट 3 पॉइंट है दीज आर ओनली फॉर स्कूल्स। सर किसी और के लिए एग्जामिशन नहीं मिलता है, मतलब कॉलेजेस, आईसीआई या कोई भी अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वाला इंस्टीट्यूट है उसको ये 3 सर्विसेज अगर आपने दी तो टैक्स लगेगा। सर ये वाला जो पॉइंट नंबर 4 है, ये वाला जो पॉइंट नंबर 4 है, दिस इज फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भले वो स्कूल हो, भले वो कॉलेज हो, आईसीआई हो, भले वो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स हो। और ये वाला केवल और केवल कॉलेजेस, आईसीआई उन्हीं के लिए, मतलब ये सेकंड पॉइंट जो है ना बेटा, जो लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उसके लिए है पॉइंट नंबर 5 बस। अच्छा अभी क्या क्या है, सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। आपने किसी स्कूल को सर स्कूल बस की सर्विसेज दी है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा स्कूल ने अपने बच्चों को सर्विसेज दी वो तो हमेशा ही एग्जम्प्ट है। अब वो वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो, आईसीआई हो, कोई भी हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दी, एग्जम्प्ट है। अब मैं बात कर रहा हूं जो सर्विस किसी थर्ड पर्सन ने दी, किसको, स्कूल को, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सर तो ये स्कूल को दी तो एग्जम्प्ट है, कॉलेज और आईसीआई को दी तो टैक्स लगेगा साहब। देन सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल, कौन सी, कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अच्छा ध्यान देना, ये इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम है, ऐसा नहीं कि केवल और केवल मिड डे मील स्कीम ही कवर है इसमें। कोई भी कैटरिंग सर्विस दी आपने किसको, स्कूल को, जीएसटी एग्जाम रहेगा। अच्छा मिड डे मील स्कीम, इसके लिए सर्कुलर आता है, मिड डे मील स्कीम भले स्पॉन्सर किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने, या भले किसी गवर्नमेंट ग्रांट ने उसको स्पॉन्सर किया हो, या कोई प्राइवेट सर कॉर्पोरेट कंपनी ने सर उसको स्पॉन्सर किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे दे रखा है सर्कुलर कि सर ये रहा मालिक, कहा गया ये रहा सर मिड डे मील स्कीम, सर कॉर्पोरेट डोनेशन से आया है, गवर्नमेंट ग्रांट से आया है, कहीं से भी आया फंडिंग। सर कोई भी कैटरिंग सर्विसेज दी है, मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, यूनियन टेरिटरी करे, या कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी करे, या कोई भी सर गवर्नमेंट ग्रांट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जो आप मिड डे मील स्कीम दे रहे हो या आप कैटरिंग सर्विस दे रहे हो किसको, स्कूल को, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, वो भली वो प्री स्कूल हो या भली वो सर हायर सेकेंडरी स्कूल इक्विवेलेंट हो। अच्छा एक और बात, सर गवर्नमेंट जो आंगनवाड़ी चलाती है बेटा, आंगनवाड़ी क्या होता है बेटा, और भाई बताया ना मैंने लेक्चर में, आंगनवाड़ी क्या होता है, गवर्नमेंट रन प्री स्कूल, जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है ना, छोटे बच्चों के लिए आपने देखा होगा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं बोर्ड पर, क्लियर, ऐसा केवल टीवी में देखा होगा आपने बेटा, बाकी प्रॉपर क्लासरूम होते हैं क्योंकि आपकी बार मोदी सरकार। तो सर आंगनवाड़ी वगैरह में जो सर मिड डे मील स्कीम की, मिड डे मील स्पॉन्सर करता है, कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की वजह से, या गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला है उनको पैसा, तो सर वो कैटरिंग सर्विस स्कूल को दी, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। ये था वो सर्कुलर जो मैं आपको साथ में पढ़ा चुका हूं बेटा, क्लियर, डन। आइए बच्चों नेक्स्ट होता है क्या, सर ध्यान देना, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ध्यान देना बेटा, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और सर सिक्योरिटी सर्विसेज अगर आपने स्कूल को दी तो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, पर अगर मान लो स्कूल को सर्विस दी पर आउट ऑफ द कैंपस ऑफ द स्कूल दी है, मतलब मान लो कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है किसी बार होटल के सर होटल के हॉल में, कन्वेंशन हॉल में, तो सर वहां पे सिक्योरिटी सर्विस दी, जीएसटी लगेगा सब। सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अच्छा वो होटल में जहां पे एनुअल फंक्शन हो रहा था सर होटल के कन्वेंशन हॉल में, वहां पर अगर कैटरिंग सर्विस दी तो कैटरिंग सर्विस तो एग्जम्प्ट रहेगी, क्योंकि कैटरिंग सर्विस के लिए नहीं बोला कि कहां पे परफॉर्म होनी चाहिए। सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज शुड बी परफॉर्म्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके नेक्स्ट आता है क्या, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। सर ये भले कॉलेज को दिया हो, आईसीआई को दिया, स्कूल को दिया हो, एडमिशन टू इंस्टीट्यूशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। देन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियडिकल्स, उसका सब्सक्रिप्शन लिया किसी कॉलेज ने, आईसीआई वगैरह ने, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर ये पॉइंट स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पॉइंट अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स वालों के लिए नहीं है। भारत माता की जय। सर अब कुछ सर्कुलर से वो भी तुम्हें समझा देता हूं। सबसे पहली बात, सर सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स जो होते हैं, जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम देंगे 12th के, सर वो बोर्ड जो है उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, क्लियर। सर उसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर आता है, एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या कोई भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड अगर कोई सर्विसेज देता है तो सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन है तो जीएसटी एग्जाम रहता है, अदरवाइज एग्जाम नहीं रहेगा। तो सर यहां पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि सर जो भी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या कोई भी बोर्ड सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उस कंडक्ट एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस ले रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है। सेम वे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने कोई भी इनवर्ट सर्विसेज ली है, जैसे क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग कराया या एग्जामिनेशन हॉल बुक करा है, सर उसके लिए एग्जामिनेशन जहां कंडक्टर उनको फीस दी, एग्जामिनर को फीस दी, उन फीस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंडक्टर एग्जामिनेशन। या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस ली उन्होंने, जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस ली, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एंट्रेंस फीस
वो भी एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए इन बोर्ड को क्या माना जाता है सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस दी जीएसटी नहीं लगेगा सर, क्लियर। पर अदर सर्विसेज जैसे इन्होंने कोई अदर सर्विसेज जैसे एक्रेडिटेशन टू एन इंस्टीट्यूशन और टू अ प्रोफेशनल, उसके लिए एक्रेडिटेशन फीस चार्ज करी, रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करी, सच एज फीस फॉर एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट, ये एक एग्जांपल है। कोई भी अदर सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करी तो दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, उस पर 18% जीएसटी लगेगा साहब, ध्यान देना, क्योंकि केवल लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन के लिए ही इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है सर। नेक्स्ट सर, आंगनवाड़ी के बारे में आपसे बात कर चुका हूं आपसे बेटा। नेक्स्ट है क्या सर, मेस फैसिलिटी और फूड और बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दी तो जीएसटी क्या रहता है, एग्जाम रहता है, कोई भी सर्विस हो अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए सर, या फिर एनी अदर पर्सन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सर्विसेज दी है। जैसे मान लो हमने मेस फैसिलिटी आउटसोर्स कर दी और वो सर्विस दे रहा डाइट किसको, भले डाइट बच्चों को दे रहा है या वो बिल लिख रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो सर ऐसे केस में टैक्स लगेगा। पर ध्यान ना, कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी, स्कूल को तो टैक्स एग्जाम रहता है, बाकी सबको टैक्सेबल रहता है बेटा सर। कॉलेज को दिए मैंने कैटरिंग सर्विस, टैक्स लगेगा सब, ओके। नेक्स्ट है क्या, आईआईएम सर, आईआईएम जो वेरियस प्रोग्राम कंडक्ट करता है उसके लिए जो फीस चार्ज करता है, आप ध्यान बेटा, उनके जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, जैसे 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, 2 साल का एमबीए कोर्स हो गया, इस तरह के जो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होते हैं वो तो सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएंगे, और वो जो सर्विस दे रहे अपने स्टूडेंट को दे रहे उसके फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होते हैं बेटा सर, जैसे 7 दिन का कोर्स है, कोई 5 दिन का कोई डिप्लोमा कोर्स है सर, 3 वीकेंड का कोर्स है, तो ऐसे केस में जो पार्टिसिपेट करे वो स्टूडेंट नहीं है, वो पार्टिसिपेंट्स है, तो वो जो भी फीस चार्ज करे उस पर जीएसटी लग जाएगा। देन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज जो ये प्रोवाइड कर रहा है कौन, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके लिए बोल दिया कि दीज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये सर जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके लिए जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर यहाँ पे आ रहा है क्या, मान लो मैंने स्कूल को सर्विसेज दी, कौन सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की। अब सर मेरे पास बसेस कम थी, मैंने आपसे 10 बसेस किराए पे ली, तो सर मैंने आपसे जो हायरिंग पर बसेस ली है सर, क्यों ली मैंने आपसे, क्यों, क्योंकि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्कूल इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, तो आपने जो मेरे को हायरिंग की सर्विस दी उस पर भी जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। देन ये वेरियस वोकेशनल कोर्सेज के कोर्स दिए हुए जो उस डेफिनेशन कवर नहीं होना तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, एग्जम्पशन दिया है किस किस पर, any service provided by the National Skill Development Corporation set up by the Government of India, Sector Skill Council approved by the National Skill Development Corporation, an assessment agency approved by the Sector Skill Council or the National Skill Development Corporation, or a training partner approved by the National Skill Development Corporation or the Sector Skill Council in relation to, इन्होंने सर्विस दी in relation to National Skill Development Program implemented by the National Skill Development Corporation, a vocational skill development course or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation, तो जो फीस इन्होंने चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सेम वे सर गांवों में सर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू सर आपने किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, तो जो भी फीस चार्ज करी है उस ट्रेनिंग प्रोवाइडर ने उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर एक असेसमेंट बॉडी हुआ बेटा, सर आप क्या कर रहे हो सर, असेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो असेसमेंट जो पैसा चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आपने सर्विसेज दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, सर किसके लिए, ऐसे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिसका एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोन कर रहा है या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बोन कर रहा है, और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर अब ध्यान देना बेटा, अब वो सर अगर कोई भी प्रोग्राम, भले वो सर कोई भी पर्सन ट्रेनिंग दे, भले वो कोचिंग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट दे, कोई एनजीओ दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्कुलर ने बोला था क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट दे, कोई एनजीओ दे, कुछ भी दे, अगर सारा खर्चा या 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो आपने फीस चार्ज की उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी फीस गवर्नमेंट से चार्ज करी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर आप डांस सीखने गए, म्यूजिक सीखने गए, सर उसके लिए बोला है क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, जो भी फीस चार्ज करी ट्रेनर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर स्पोर्ट्स सीखने गए तो जीएसटी लग जाएगा, पर जीएसटी एग्जम्प्ट होगा अगर जो ट्रेनिंग दे रहा है वो आपको वो चैरिटेबल एंटिटी है, सेक्शन नंबर 12A और 12AB में रजिस्टर्ड है। स्पोर्ट्स के लिए सर ध्यान रखना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, नहीं तो सर टैक्स लग जाएगा। पर सर नॉर्मल डांस सीखने गए, म्यूजिक सीखने गए, उसके लिए कोई भी पर्सन सर्विसेज दे जीएसटी नहीं लगता सर। देन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज, सर सबसे पहली बात सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। सर एडमिशन टू का मतलब ये नहीं कि आप सर जू में एडमिट हो गए बेटा, अबे ओ होशियारी, सर देश में टाइगर वैसे भी बहुत कम है सर, आप वहां चले गए तो आपको टाइगर समझ कर रखने ले सर जस्ट किडिंग। तो सर आपने जो एंट्री टिकट लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, सर आगरा में क्या फेमस है, पागल घना कौन बोला भाई, सर ताजमहल, तो सर ताजमहल देखने गए उसका टिकट जो था उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसको देखने गए आप, एडमिशन फी पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट आपने टिकट लिया किसके लिए,
सर्कस देखने के लिए, सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। सर अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट। अच्छा स्पोर्टिंग इवेंट कोई भी हो बेटा सर, भले ही रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो या रिकॉग्नाइज अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो, दोनों ही कवर है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो, प्लेनेटोरियम हो सर, वहां अगर आप गए हो तो वहां पे पर पर्सन जो टिकट अमाउंट है वो अप टू ₹500 पर पर्सन है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो बेटा कोई फैशन शो हो रहा है, 500 रुपये पर पर्सन। अरे भाई कोई गांव का ही फैशन शो होगा भाई सर, इसलिए 500 रुपये पर पर्सन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है सर, पर 500 रुपये पर पर्सन तक का टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ऊपर तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा सर। नेक्स्ट क्या, अच्छा ऊपर तो आप डांस देखने गए थे, अब आप डांस करने जा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो तो ये सब करना पड़ेगा साहब। सर सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक या थिएटर। सर आप क्लासिकल या फोक आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक या थिएटर, तबला बजा रहे हो सब, तो उसके लिए आपको पैसा जो मिला है वो अप टू ₹1,50,000 पर परफॉर्मेंस है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। 1,51,000 तो पूरे पे जीएसटी लग जाएगा। पर हाँ अगर आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर को पैसा मिल रहा तो उस पर पूरे पे टैक्स लगेगा, कोई एग्जिबिशन नहीं मिलेगा। देन सर आप एक टूर ऑपरेटर हो, आपने फॉरेन टूरिस्ट को सर टूर कराया विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। अब भली टूर ऑपरेटर इंडिया का था, पैसा इंडिया में आ रहा है, फॉरेन करेंसी में आ रहा है सर, उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय टूर ऑपरेटर to a foreign tourist in relation to a tour which is conducted wholly outside India, जीएसटी नहीं लगेगा। सर विराट कोहली, सर रोहित शर्मा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। और सेकंड सर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दी, जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन सर स्पॉन्सरशिप ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, सर जो ऑर्गेनाइज की इन फॉलोइंग पर्सन है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना बेटा, सर्विसेज कौन सी, स्पॉन्सरशिप वाली ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन or its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone, country, या फिर organized by Association of Indian Universities, Inter University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India और Special Olympics भारत, या फिर organized किया by the Central Civil Services Cultural and Sports Board, then organized as a part of the National Games by the Indian Olympic Association or organized by the ऑर्गेनाइज अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल मैन स्कीम। सर क्रीड़ा है, कीड़ा नहीं कीड़ा, ओ सर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आपने स्पॉन्सर किया, तो इसके स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता सर। देन सर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जब भी इंडिया में वापस होगा ये, वेन एवर रीशेड्यूल्ड, तो सर कि 2020 में तो कोरोना था बेटा, वेन एवर इट विल गेट रीशेड्यूल्ड, तो सर उसका एंट्री टिकट अगर आप लेंगे ये रहा तो उसके टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस सर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 के लिए आपने फीफा को या उसकी सब्सिडरी को कोई सर्विसेज दी इन रिलेशन टू द इवेंट, या फिर उन्होंने कोई सर्विसेज दी तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स शुड सर्टिफाई दैट सर दीज सर्विसेज आर इन रिलेशन टू इवेंट अंडर फीफा ओनली। सर सेम सर्विसेज फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 के सेम एग्जामिशन थे दोनों ये वाले बेटा। सर 2017 गया, अभी काम का पॉइंट नहीं है। देन सर AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 जो इंडिया में होने वाला है सर, उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट हो रहा है, उसको आपने कोई सर्विसेज दी है AFC को या उसकी सब्सिडी को, या उन्होंने कोई सर्विस आपको दी है इन रिलेशन टू दिस इवेंट विच आर गोइंग टू हैपन इन रिलेशन टू दिस इवेंट, तो जीएसटी नहीं लगेगा सर। उसका टिकट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। और ध्यान रखना सर, नॉर्मली स्पोर्टिंग इवेंट पर 500 रुपये पर पर्सन होता है, यहाँ पे कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। सर आइए ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज, सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग। सर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर अकम्पनीड बिलोंगिंग जो आपके पास लगेज है, लगेज के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है तो उसके लिए भी प्रोविजन वही अप्लाई होंगे जो पैसेंजर टिकट पे लगते हैं बेटा। सरकार अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय फॉलोइंग मोड एग्जम्प्ट है। सर रेलवे से एग्जम्प्ट किया बट इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, फर्स्ट क्लास और एसी कोच में ट्रैवल किया तो टैक्स लग जाएगा सर। देन मेट्रो मोनोरेल और ट्रेनवे में ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन इनलैंड मोटरवेज में ट्रैवल किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर वेसल में ट्रांसपोर्ट किया बिटवीन वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। देन मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा में आपने ट्रैवल किया इंक्लूडिंग ई रिक्शा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ई रिक्शा का मतलब बैटरी ऑपरेटेड जो रिक्शा होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं सर। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाल के बोल दिया कि अगर मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा में अपने ट्रैवल जो किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर जो किया है, उसका बुकिंग जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुआ था जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कवर है, तो सर ऐसे केस में भले ऑटो रिक्शा हो या मीटर्ड केब हो, सर अगर आपने ओ भाई साहब अगर आपने ओला उबर के थ्रू बुक कर दिया तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, एग्जामिशन नहीं मिलेगा। और ऐसे केस में ओला उबर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 डन। सर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय
एयर, याद आया बेटा, वो 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोगरा, वहां आप गए हो फ्लाइट से या फ्लाइट से आए हो तो टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स अदर देन सर फॉर टूरिज्म पर्पज कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, आपने बस की बस हायर कर ली तो जीएसटी लग जाएगा भाई साहब। देन सर नॉन एसी स्टेज क्रीज मतलब स्टेज क्रीज अदर देन एसी स्टेज क्रीज मतलब नॉन एसी स्टेज क्रीज में आपने ट्रांसपोर्ट किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर इन दोनों के लिए बोल दिया क्या, अगर आपने इन दोनों को बुकिंग नॉन एसी स्टेज क्रीज नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट क्रीज इनका बुकिंग भी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कराया था जहां पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 लगता है, तो ऐसे केस में टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा और वहां पर सेक्शन 9(5) के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। क्लियर, डन। आइए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं सर हम। सर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, सर ध्यान देना बेटा, सर जो छोटे नए एयरपोर्ट गवर्नमेंट जो डेवलप कर रहा है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, उसमें क्या होता है साहब, उन एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वहां पे ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए सर एयरलाइंस क्या करती है, एयरलाइंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि तुम जो टिकट का अमाउंट चार्ज करोगे वो उसका कुछ परसेंटेज, जनरली मान लो 50% टिकट का अमाउंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पे करती है। तो सर जो एयरलाइंस बिल लिख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को सर पैसेंजर को लाने के लिए और ले आने के लिए टू द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, तो जो भी फीस चार्ज करी उन्होंने एयरलाइंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात आ रही है सर। अब सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी एंड देन इनलैंड वाटरवे से आपने ट्रांसपोर्ट किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात कर रहा हूँ किसकी, गुड्स की, जीटीए और कुरियर एजेंसी टैक्स है, उसके अलावा नॉर्मल जो आपने रिक्शा वगैरह से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जीएसटी नहीं लगेगा। सर इनलैंड वाटरवे से ट्रांसपोर्ट किया तो टैक्स नहीं लगेगा, रेलवे एग्जाम नहीं है सर, यहाँ पे ध्यान रखना, रेलवे टैक्सेबल सर। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स by an aircraft from a place outside India up to the customs station of clearance in India, out of India से up to the customs station of clearance in India तक के ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर दिस इज ओनली बाय एयरक्राफ्ट। बाय वेसल अगर लाया तो टैक्स लगता है और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए उस फ्रेट पर बेटा, अगर वेसल से ट्रांसपोर्ट किया तो। अब बात करें क्या सर, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो सर, अगर आप गुड्स इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ले रहे हो तो भले वेसल से ले जाओ या भले एयरक्राफ्ट से ले जाओ, दोनों पे जीएसटी एग्जम्प्ट है सर। अब फ्रॉम द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो जो भी फ्रेट चार्ज किया उस फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज सर, ओ भाई इंडिया आज बहुत बड़ा हब बन चुका है जहां से सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो सर्विसेज दी उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर रेलवे और वेसल से ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट और मिशअप्स, देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स। ध्यान देना बेटा, सेम पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं सेम पॉइंट नीचे जीटीए के लिए भी दे रखे, बस सर इसको छोड़ के रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट नीचे रिपीट हो रहे हैं। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइट, इसको मैंने आगे भी पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के पॉइंट में। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, इनका आपने ट्रांसपोर्ट किया है बाय रेलवे और वेसल तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारे के सारे पॉइंट जीटी के लिए भी लिखे हैं बस एक्सेप्ट रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल। क्लियर, प्लस जीटी के लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे साहब। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्या लिखे भाई, कि अगर आपने किसी ट्रक में किसी गुड्स कैरेज में गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया है और उस ट्रक में जितने भी गुड्स है उन सबका फ्रेट मिला के, उस गुड्स कैरेज में जितने भी गुड्स उन सबका फ्रेट मिला के सर 1500 उससे कम अमाउंट था सारा फ्रेट मिला के, तो उस पर जीएसटी किसी भी फ्रेट पे किसी भी कंसाइनी पे जीएसटी नहीं लगेगा, पूरा जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर अगर सर पूरे गुड्स कैरेज में जितने भी गुड्स उन सबका फ्रेट मिला के 1500 क्रॉस कर रहा है तो ऐसे केस में हर इंडिविजुअल एग्जम्पशन देख लेना, हर इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज देख लेना कि अगर हर इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज जो टोटल फ्रेट है कंसाइनी वाइज सर वो 750 उससे कम है तो उस पर जीएसटी उस रेस्पेक्टिव कंसाइनी के जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रेट चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो 750 या उससे कम है तो, पर 750 से ऊपर है तो उस रेस्पेक्टिव फ्रेट पे जीएसटी लग जाएगा सब। डन सर, बाकी सारे पॉइंट वही है जो हमने ऊपर पढ़े। नेक्स्ट है क्या सर, ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं सर, याद करो जीटीए ने उन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन के अलावा किसी और को सर्विस दी तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्टेड, जो हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था। देन ये पॉइंट भी हम वहां पढ़ चुके हैं। जीटीए ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस दी है, गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी है जो केवल और केवल फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो ऐसे केस में जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। देन नेपाल भूटान कोई गुड्स जा रहा है साहब, सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आपने किराए पे दिया है सर, क्या मोटर व्हीकल, कौन सा सर देखना ध्यान से, सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर दिया है, या लोकल अथॉरिटी को आपने इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया है मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, या फिर आपने जीटीए को एक ट्रक किराए पे दिया है या गुड्स कैरेज किराए पे दिया है, जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर आपने वही जो पर्सन स्कूल को सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की, उसको आपने मोटर व्हीकल
विच इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट, ये स्टूडेंट है सर, वो आपने किराया पे दिया, जीएसटी नहीं लगेगा, जो हम पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। यहाँ पे लिखा है क्या सर, गिविंग ऑन हायर इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स, ध्यान रखना हमने शेड्यूल 2 पढ़ा हुआ, शेड्यूल 2 में बोला क्या, राइट टू यूज हो या राइट इन यूज हो, दोनों के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। इसलिए सर हायरिंग पे दिया हो, रेंटिंग पे दिया हो, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी एग्जम्प्ट है सर। देन सर आपने टोल चार्जेस कलेक्ट किए, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्कुलर बोलता है क्या, ओवरलोडिंग चार्ज, अगर बड़े बड़े व्हीकल जो होते हैं उससे आपने ओवरलोडिंग चार्जेस चार्ज किया है एज पर द रूल्स, तो सर ओवरलोडिंग चार्जेस भी क्या है, टोल चार्ज ही, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, आपने एन्युटी की फॉर्म में अगर रॉयल्टी चार्ज, आपने एन्युटी की फॉर्म में अगर टोल चार्ज किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ, ये एन्युटी फॉर एक्सेस टू रोड और ब्रिज, सर सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कर रहे हो वो एग्जाम नहीं है भाई, भले वहां पेमेंट सिस्टम एन्युटी, उसे हमें कोई कंसर्न नहीं है। कंस्ट्रक्शन रोड अपने आप में अलग सर्विस है, एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी अलग सर्विस है सर। क्लियर। नेक्स्ट है क्या सर, आपने सर कहीं देखना कई सारे ट्रक वगैरह देखोगा N.P. लिखा होता है, नेशनल परमिट, तो सर गवर्नमेंट जब नेशनल परमिट ग्रांट करती है किसी भी गुड्स कैरेज को, तो उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट सर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, घर, सिंगल घर, अदर देन अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं बना रहे हो, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो, और अगर न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ऐसे केस में उसका जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट किया है, पर मटेरियल प्लस लेबर का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर होता तो टैक्स लगता। सेकंड थिंग सर, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता टैक्स लगता, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है और वो भी नए कंस्ट्रक्शन का, वो भी सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का, तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं है। सेकंड सर, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो इंडिविजुअल सर बेनिफिशियरी रिलेटेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, उसका नया कंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, उसके लिए जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपने लिए है उसकी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, भले वो न्यू कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन हो, कोई दिक्कत नहीं सब। देन सर ध्यान देना बेटा, सर जैसे कोई बिल्डिंग, सर ओल्ड सोसाइटी हो गई, पुरानी सोसाइटी हो गई, पुरानी बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग को सर उसकी एज पूरी हो गई है, पुरानी बिल्डिंग टूटेगी, नई बिल्डिंग बनेगी और बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग तोड़ो और नई बिल्डिंग बनाओ, उसके लिए सोसाइटी क्या करती है, बिल्डर को, प्रमोटर को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करती है, तो उसके लिए वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किए, या लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए सर लैंड दिए प्रमोटर को, जिसके अगेंस्ट बिल्डर क्या करता है सर, नए घर बना के देता है उनको फ्री में, क्योंकि सर उसको लैंड मिल रही है सर। तो सर बिल्डर को, जो सोसाइटी ने किसी भी पर्सन ने ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किया है, तो उसकी वैल्यू पे जीएसटी लगता है। पर सर अब उसमें मान लो सर जो एरिया था, उस एरिया के अंदर सर 1000 मान लो 1 लाख स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट टोटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस एरिया में, उसमें से 20,000 स्क्वायर फीट हो रहा है मान लो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, और 80,000 स्क्वायर फीट हो रहा है क्या, रेजिडेंशियल कन्वर्जन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है साहब। क्लियर। तो रेजिडेंशियल पोर्शन जो है, अब उसमें से भी जितना बुक हो गया बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर अर्लियर, मान लो हो गया 75,000 स्क्वायर फीट वाला एरिया, इतने फ्लैट बुक हो गए, और 5,000 स्क्वायर फीट वाले एरिया वाले फ्लैट बुक नहीं हुए टोटल मिला के, तो सर ऐसे केस में सर 75,000 स्क्वायर फीट का मतलब आउट ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट 75,000 स्क्वायर फीट का जो प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट राइट की वैल्यू होगी, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स की वैल्यू होगी, या फिर सरकार लॉन्ग टर्म लीज की जो प्रोपोर्शनल वैल्यू होगी, उतने अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। मतलब कुल मिला के जितना प्रोपोर्शनेट एरिया रेजिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसमें भी जो इतना बुक हो चुका है, उतने प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या कर दिया है, एग्जाम कर दिया है। भारत माता की जय। आइए सर, और हाँ बाकी बचे हुए पे जो टैक्स लगेगा वो भी 1% टैक्स लगेगा इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस और 5% इन केस ऑफ अदर देन अफोर्डेबल हाउस। क्लियर सर। आइए, मतलब जो टैक्सेबल है 20,000 है और 5,000, 25,000 पे जो टैक्स लगेगा वो क्या रेट्स लगेगा, 5% इन केस ऑफ सॉरी ये केवल रेजिडेंशियल के लिए बेटा सर। अफोर्डेबल हाउसिंग केस में 5% है, अफोर्डेबल हाउसिंग केस में 1% है, और अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 5% केस है, 5% इज द रेट ऑफ टैक्स, और कमर्शियल के लिए अलग से रेट दे रखा है जो नॉर्मल रेट होगा वो लगेगा सर। आइए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। सबसे पहली बात, घर नहीं है, घर किराए पे लिया है फॉर दी यूज एज रेजिडेंस, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, जीएसटी नहीं लगेगा। रेंट कोई भी पे करे उससे कोई कंसर्न नहीं है। आइए सर, सेकंड, होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, जिसमें पर डे रूम रेंट अगर 1,000 रुपए तक का है, पर डे
और इक्विवेलेंट 1,000 रुपये या उससे कम अगर रूम रेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आफ्टर डिस्काउंट होता है बेटा, क्लियर। तो सर जो भी रूम रेंट लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान देना, एक सर्कुलर आया था जिसने बोला था क्या हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल में पर रूम जो फीस होती है वो नॉर्मली 1,000 रुपये से कम होती है सर, इसलिए उस पर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। इसलिए हॉस्टल अकोमोडेशन भी इसमें कवर करके बोला क्या 1,000 रुपये या उससे कम उसका फीस होता है पर डे, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा। पर इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर 1,000 रुपये से ज्यादा फीस है पर डे तो टैक्स लग जाएगा साहब। देन सर आइए, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी की सर्विस पे एग्जाम किया है। देन रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, सर आपने रिलीजियस प्लेस का एरिया रेंट पे दिया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर कंडीशन लगा दी क्या प्रोवाइड दैट, ये एग्जाम्शन नहीं अप्लाई होगा कब, अगर आपने रूम रेंट पे दिया जहाँ पे 1,000 रुपये या उससे ज्यादा रूम रेंट है तो टैक्स लग जाएगा साहब। धर्मशाला जैसे हो गई बेटा यहाँ पे, क्लियर। पर 1,000 रुपये रूम रेंट अगर है तो वो होटल में कवर होकर यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इफेक्टिवली अगर 1,000 रुपये रूम रेंट है तो सर भले धर्मशाला हो या धर्मशाला हो जीएसटी नहीं लगेगा सर। सेकंड सर, अगर आपने कोई हॉल, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम वगैरह बुक कराया तो उसके लिए 10,000 और मोर पर डे अगर रूम रेंट है तो पर 10,000 और मोर पर डे रेंट अगर है तो टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने दुकान रेंट पे ली तो पर मंथ 10,000 रुपये या उससे ज्यादा अगर रेंट है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा अगर वो प्रेसिंग्स ऑफ द रिलीजियस प्लेस में लोकेटेड है तो, क्लियर, डन। देन सर लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए आपने कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, वो आपने लैंड या वो प्लॉट लीज पे लिया है, लॉन्ग टर्म लीज, उसके लिए जो अपफ्रंट अमाउंट पे किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये जो सर्विसेज दी किसने दी है सर, याद करो, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सर एनी अदर एंटिटी जिसमें 20% और मोर ओनरशिप किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, क्लियर। अब इन्होंने सर्विस दी किसको, इंडस्ट्रियल यूनिट को या डेवलपर्स को, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगने वाला। अगर सर लॉन्ग टर्म लीजिए 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए अपफ्रंट अमाउंट लिया है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस के लिए सरकार, पर यहाँ कंडीशन लिख दी क्या, अगर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि साहब ये जो काम कर रहे हैं, ये जो लैंड इन्होंने ली लीज पर, वो उसी पर्पस के लिए ली जिसके लिए एग्जाम्शन मिला है, किसी और यूज के लिए लेंगे तो टैक्स लग जाएगा। फर्दर अगर मान लो किसी लीजी ने इसको सब लीज पे दिया तो उसके एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए मैंने लैंड लिया है उसी पर्पस के लिए काम आए, किसी और पर्पस में काम लोगे तो एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट सरकार। और हाँ यह बोल दिया कि इस अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, भले ही वो अपफ्रंट अमाउंट पेएबल इन वन शॉट हो या मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में पेएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन सर ये सारे पॉइंट जो मैंने एग्रीकल्चर टाइम पढ़ाया था आपको, वेयर हाउसिंग रिलेटेड या रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने रिपीट किए हैं क्योंकि रेंटिंग रिलेटेड सर्विसेज थी इसलिए। देन आ रहा है क्या, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि सर बहुत सारे पॉइंट आएंगे गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में, पर हाँ टफ पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मैं भी एक बार पानी पी लेता हूँ साहब। ओके मालिक, सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग 4, केवल 4 पे टैक्स लगेगा। कौन कौन सा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। सेकंड है क्या, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। थर्ड है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट वेदर विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द पोर्ट एयरपोर्ट और आउटसाइड द पोर्ट एयरपोर्ट, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। देन सर इन 3 के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। और खास बात इसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी सर्विस दी आपने बिजनेस एंटिटी को टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में गवर्नमेंट सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को तो टैक्स लगेगा, पर सर अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो वो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा, और सर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा, क्लियर। पर सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर देखो बेटा ये 3 सर्विस में तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही वैसे, प्लस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी फॉरवर्ड चार्ज है। तो सर बोल दिया क्या, इन 4 सर्विस के अलावा कोई भी सर्विस अगर ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने दी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में सर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। वन उस बेचारे को जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, सर उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लायबिलिटी आएगी तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। पर ये एग्जम्पशन वो ऊपर वाली 3 सर्विस, ऊपर वाली 3 मतलब पोस्ट वाली सर्विसेज, वेसल, एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होती है। प्लस गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, कोई बात नहीं सर अगर रेसिपिएंट यूनिट बिजनेस एंटिटी है और रजिस्टर्ड है जीएसटी में, पर अगर पर ट्रांजैक्शन फीस जो है वो 5,000 रुपए एक्सीड नहीं करती तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और
लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी टैक्स नहीं लगेगा अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अप टू ₹5,000 और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस तो ₹5,000 पर एनम देखने का। पर हाँ, ये 5,000 वाला लिमिट ऊपर वाली 3 सर्विस पे अप्लाई होता है। अच्छा, ऊपर वाली 3 में जब बोलूंगा तो समझना, ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्लियर, डन। देन आता है क्या सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ने सर सर्विसेज दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के दूसरे डिपार्टमेंट को तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर यहाँ ऊपर वाली 3 सर्विस पे एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होता, मतलब पोस्ट की सर्विस पे टैक्स लगेगा, वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विस पे टैक्स लगेगा सब। देन सर आपने गवर्नमेंट से पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाया तो उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर गवर्नमेंट ने सर्विस दी और किसी भी एक्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस चार्ज करी या टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंसेज, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में फायर लाइसेंस चाहिए होता है बेटा, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो उसके लिए जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, सीड सर्टिफिकेशन टैक्स भी इसमें कवर हो गया, उसके लिए जो फीस चार्ज की उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर FSSAI ने सर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर याद आ गई मैगी, आपको मैगी में बहुत बड़ा केस हुआ था, जो फीस चार्ज करी उन्होंने लाइसेंस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ESIC को कोई कंट्रीब्यूशन किया किसी भी कंपनी ने, जीएसटी नहीं लगेगा। PF में आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। सर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। IRDA को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपने कोई फीस दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। सेबी को आपने कोई फीस पे किया, जीएसटी नहीं लगेगा। नेशनल सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपने कोई फीस पे किया, जीएसटी नहीं लगेगा। RTA राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन मंगाई, कोई फीस पे किया, जीएसटी नहीं लगेगा। सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, मतलब म्युनिसिपैलिटी का कोई काम कवर है, सर वो काम किसने किया? गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया है, उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम पॉइंट सर, अगर कोई काम आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है, जो पंचायत का काम है, वो काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो वो भी जीएसटी नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना, अगर यही काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने किया तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में भी गवर्नमेंट ने सर नोटिफिकेशन देके बोला कि वो सप्लाई ही नहीं है सर, तो उस पर जीएसटी वैसे भी नहीं लगेगा। और गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने अगर ये सर्विसेज दी तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आता है क्या सर, अब आगे बात करेंगे, अगर सर्विसेज दी आपने गवर्नमेंट को आर्टिकल 243W वाली सर्विस के लिए, जी के लिए तो आगे बात करेंगे, वो भी एग्जाम है सर। गवर्नमेंट एंटिटी ने कोई भी सर्विस दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या सर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को या एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेट, तो सर ऐसे केस में सर गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट की एंटिटी, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, वही गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है और उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू इसको फीस मिल रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अगर ओवरटाइम काम करे उसके लिए उन्होंने जो ओवरटाइम फीस चार्ज करे उसको बोलते हैं मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर गवर्नमेंट ने आपसे कोई फाइन चार्ज किया, लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज कर लिए, या आपने कोई काम ढंग से नहीं किया उसके लिए, उसको बोलते हैं ना टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सप्लाई सर्विस होता है। पर गवर्नमेंट अगर फीस चार्ज करी तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मारा और आपसे फीस ली, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने उनकी अंडरटेकिंग को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर कोई लोन चाहिए था किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके लिए लोन का गारंटी दिया, गारंटी फीस चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल फार्मर से खेती के लिए लिया है सर, रॉयल्टी लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर याद करो ओल्ड एज होम वाला पॉइंट हम पढ़ चुके, 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर। देन सर पॉइंट नंबर 24, 25 अभी काम का नहीं है, ये 1 अप्रैल 2016 से पहले के थे। 1 अप्रैल 2016 से पहले राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स जिसको मिल गया था तो उसका वन टाइम चार्ज जो बाकी था उनका, वो अब जाके पे करते तो इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। तो सर टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई फीस, राइट टू यूज स्पेक्ट्रम चार्जेस, वो उस टाइम के 1 अप्रैल 2016 से पहले की पेंडिंग थे, वो अब जाके पे करे तो इट विल रिमेन एग्जाम, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से पहले उस पर सर्विस टैक्स माफ था तो जीएसटी भी अभी एग्जाम रहेगा। पर हाँ 1/4/2016 के बाद अगर उनको कोई राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स मिला है या टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह टेलीकॉम ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए कोई लाइसेंस फी वगैरह पे करनी तो उस पर जीएसटी अब लगेगा साहब, वो एग्जाम नहीं है। क्लियर। देन ERCC एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी एग्जाम किया गवर्नमेंट ने। अब मेरी बात को समझना, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे एरिया के अंदर जितने भी माइन होल्डर्स है उनसे जो रॉयल्टी कलेक्ट होती है उसका ठेका मेरे को मिल गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल गया कि उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा। सर मेरे को बोलते हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ERCC। अब सर मान लो मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया कि साहब मैं तो आपको 100 करोड़ रुपए साल के दूंगा, भले एक्चुअल रॉयल्टी कितनी भी कलेक्ट हो। सर अब एक्चुअल रॉयल्टी मान लो कलेक्ट हुई कितनी 80 करोड़ की, अब 80 करोड़ पे तो माइन होल्डर्स ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर दिया होगा, तो रिमेनिंग 20 करोड़ पे मुझे टैक्स पे करना है। अब 20 करोड़ मेरे को अपनी जेब से पे करना है, प्लस 20 करोड़ पे जो जीएसटी बनता है वो भी मुझे पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर 80 करोड़ पे मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर माइन होल्डर्स रॉयल्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके होंगे। अब सेकंड केस, अगर मान लो रॉयल्टी एक्चुअली कलेक्ट हो गई थी कितनी 150 करोड़, अब 150 करोड़ में से
सर मेरे को गवर्नमेंट को केवल 100 करोड़ ही देना है, 50 करोड़ मेरी इनकम हो गई। अब 100 सर जो माइन होल्डर्स ने 150 करोड़ रुपए रॉयल्टी पे किया है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वैसे भी वो लोग टैक्स पे कर चुके होंगे। गवर्नमेंट को वैसे भी रॉयल्टी मिला कितना 100 करोड़, उस पर टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी मिल गया है, 100 छोड़ 150 से मिल चुका है, तो मुझे कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जितने जो डेड रेंट का अमाउंट होता है, जो डेड रेंट का अमाउंट होता है उसमें से जितने अमाउंट पर माइन होल्डर्स ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर दिया उतने अमाउंट पे मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। देन सर ये पॉइंट मैंने रिपीट किया है यहाँ पे, जो मैंने रेंटिंग में पढ़ाया था सर, वो लॉन्ग टर्म लीज याद है, एमआईडीसी महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमआईडीसी वगैरह सर 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह लीज पे लिया जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन सर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी तो जीएसटी नहीं लगता। देन सर याद करो ये पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था आपको, ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर तक सर लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए जो भी फीस चार्ज करी इन्होंने जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, उसने जो भी फीस चार्ज करी, जैसे सर यूएस एम्बेसी से आपने वीजा प्रोसेस करा, जो वीजा प्रोसेसिंग चार्ज था उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। सर ओ भाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे अगर गए हो आप इसके थ्रू तो जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी चार्ज इन्होंने लिए। सेकंड हज की यात्रा के लिए सर कमेटी और स्टेट कमेटी के थ्रू आप गए हो तो जो भी फीस इन्होंने चार्ज की उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आर्टिकल 243W याद आएगा बेटा, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, आर्टिकल 243W और या जी सर ध्यान देना बेटा, कोई भी काम जो पंचायत का था, जो भी काम जो पंचायत का जो आर्टिकल नंबर 243G में कवर था, या म्युनिसिपैलिटी का था जो आर्टिकल नंबर 243G में कवर था, डब्ल्यू में कवर था, सब दोनों पॉइंट साथ में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने ये काम किया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब साहब गवर्नमेंट ने काम ले लिया अपने हाथ में, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, हमको आउटसोर्स किया, टेंडर निकाले। अब मैं सर्विस दे रहा हूं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, तो ऐसे केस में क्या होगा साहब, उसके लिए बोला है सर यहाँ पे क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, उसको मैंने सर्विसेज दी है। सर ध्यान देना, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को मैंने सर्विस दी होती आर्टिकल 240W वाली, जी वाली, तो सर अभी यहां पे डिलीट हो गया। मतलब अगर इनको मैंने सर्विस दी है आर्टिकल 240W या 240G वाली तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। सर इन्होंने गवर्नमेंट को सर्विस दी, टैक्स एग्जम्प्ट है। सरकार हमने इनको सर्विस दी, टैक्स लग जाएगा सर। ओके सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ऐसा कौन सा काम आर्टिकल 243W या 240G में जो कवर है वो वाला काम मैंने किया है। अगर प्योर लेबर वाला काम किया है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। मटेरियल प्लस लेबर वाला काम किया है उसमें बोला है क्या, अगर मटेरियल की वैल्यू अप टू 25% है, 25% की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तक की टोटल वैल्यू है मटेरियल की, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। पर मटेरियल की वैल्यू अगर मोर देन 25% है तो टैक्स लग जाएगा। उसके लिए सर्कुलर भी आया कि सर अगर मान लो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू अगर आपने एम्बुलेंस सर्विसेज दी है गवर्नमेंट को, तो सर यहां बोल दिया क्या, ये भी आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, ये सर प्योर लेबर की तो एग्जम्प्ट है। मटेरियल जिसमें इंजेक्शन वगैरह लगाया आपने, दवाई भी दी, मटेरियल भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 25% से ज्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। सेम वे सर मिलिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर, सर आप क्या कर रहे हो, सर गेहूं से आटा बना रहे हो या पेडी को कन्वर्ट कर रहे हो राइस में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पर साथ में आप क्या कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हो। फोर्टिफिकेशन मतलब एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब सर आप क्या करो, मटेरियल प्लस लेबर का काम करो, पर सिंस आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, सरकार गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर अगर इसमें मटेरियल की वैल्यू अप टू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो नॉर्मली होती है, तो ऐसे केस में इस पे जो आप फीस चार्ज करो गवर्नमेंट से उस पर जीएसटी नहीं लगेगा साहब। देन सर आपने इंडियन रेलवे को, सर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सर लीजिंग ऑफ एसेट की जो सर्विसेज दी उस पर जीएसटी लग जाएगा, ध्यान रखना वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो चुका है। देन सर जीएसटी नेटवर्क ने जो भी सर्विसेज दी है, आप जीएसटी नेटवर्क कंपनी बनाई गई है फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा का सारा प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी बोन करी तो जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि 75% और मोर ऑफ दी टोटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बोन कर रहा है और आपने उनको सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर याद है बेटा, सर राशन की दुकान उनको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, सर फेयर प्राइस शॉप जो भी कमीशन या मार्जिन चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़ लीजिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फेयर प्राइस शॉप्स to the central government, state government, union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under public distribution system against consideration in the form of commission or margin, तो जो भी कमीशन या मार्जिन उन्होंने चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन आ रहा है क्या, all the services provided by TBI, CBI नहीं बोला हुआ है,
टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क या बायो इंक्यूबेटर्स ने कोई भी सर्विस दी है जो भी फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर बात कर रहा हूं क्या इंक्यूबेटी की, जो सर टीबीआई है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जैसे आईआईटी मुंबई पवई, सर उसमें आप एक एंटरप्रेन्योर हो, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटी। अब इंक्यूबेटी ने कोई सर्विस दी उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, पर वहां पे दो कंडीशन है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम होना चाहिए तो एग्जम्पशन मिलेगा, और एग्जम्पशन मिलेगा तो करंट ईयर में फर्स्ट 50 लाख की जो सर्विस होगी उसी के लिए मिलेगा, 50 लाख क्रॉस करते ही टैक्स लग जाएगा, और ये एग्जम्पशन जो मिलेगा फर्स्ट 3 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट आता है क्या, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, याद है बेटा, बस किराया दी स्टेट ट्रांसफर अंडरटेकिंग वगैरह को पढ़ लिया हमने पॉइंट। सर नेशनल परमिट ग्रांट क्या, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है सर। अच्छा एक सर्कुलर था सर, अगर मान लो आपने पुलिस को या गवर्नमेंट से, सर कोई मान लो चलो एक कोई कॉर्पोरेट कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी, पुलिस ने क्या किया साहब, बोला हमारी इतनी फीस होगी तब जाके हम सिक्योरिटी देंगे, रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल फीस की। तो ऐसे केस में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, कौन सी सिक्योरिटी सर्विस दी बेटा, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल दिए बेटा, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट है बॉडी कॉर्पोरेट वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, याद आया पॉइंट, क्लियर, डन। और सिक्योरिटी सर्विस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर होता तो वो टैक्स पे करता रिवर्स चार्ज में, याद आया बच्चे, डन। सरकार बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, सर नेक्स्ट बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट है क्या, सर्विसेज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी सर्विस दी टैक्स नहीं लगेगा, पर सर्विसेज अगर आपने आरबीआई को दी है, सर्विसेज टू आरबीआई, वो केवल एक एग्जम्प्ट है सर, कौन सी, सर सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिलेटेड कोई भी सर्विस आरबीआई ने रिसीव करी फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। देन सर ब्याज, इंटरेस्ट, आपने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट दिया, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट, सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा, डिस्काउंटिंग चार्जेस उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज यूज करी और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप टाइमली पे करने में फेल हो गए, उसके सर बैंकिंग कंपनी क्या करती है, बहुत हायर चार्ज लेती है सर, वो एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ना पे हायर चार्जेस है, सर्विस चार्जेस है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या तुम भी लूटो हम भी लूटे, मिल बांट के लूटे, और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप लेट होते हो पेमेंट करने में, उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो इंटरेस्ट नहीं है, सर्विस चार्ज है, उस पर भी हम जीएसटी लेंगे साहब, क्लियर। तो सर ओवर पेमेंट हो गया है, मतलब ओवर टाइम हो गया, आपने पे नहीं किया टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट, तो ऐसे केस में उस इंटरेस्ट पे जीएसटी आपको भी पे करना पड़ेगा साहब। देन सरकार आप एक फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो, तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर मनी चेंजर जो होते हैं वो जो भी मनी चेंजिंग करते हैं उसके लिए कमीशन चार्ज करते हैं, उस पर जीएसटी लगता है। पर एक फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने दूसरे फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर से फॉरेन करेंसी कन्वर्जन कराया, या एक मनी चेंजर या एक बैंक ने दूसरे मनी चेंजर या बैंक से फॉरेन करेंसी कन्वर्जन करा, तो जीएसटी इन्होंने जो आपस में चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। अच्छा ध्यान रखना बेटा, आप किसी भी मोबाइल से किसी भी शोरूम से मोबाइल खरीद रहे हो या कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, उसके लिए आपने सर होता ना सर आप लोन लिया आपने, और हाँ है ना भाई इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप पेमेंट कर लीजिए। अब सर ऐसे केस में अगर वो सप्लायर ऑफ शोरूम, सप्लायर ऑफ शॉप, उसी ने अगर लोन दिया है आपको और सर उसने जो इंटरेस्ट चार्ज किया, तो आपको पता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, और अगर उस इंटरेस्ट को आपने सर ध्यान देना बेटा इंटरेस्ट को वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, उस पर भी जीएसटी लगेगा। सेकंड थिंग, अगर आप वो ईएमआई पे करने में लेट करते हो तो जो उसने पिल इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। पर अगर आपने लोन लिया था किसी बैंकिंग कंपनी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो सर ऐसे केस में लोन के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज करे उस पर जीएसटी नहीं लगता। और सर अगर लोन का अमाउंट, लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने में अगर लेट हो तो उसके लिए पिन इंटरेस्ट चार्ज किया तो भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी बैंक वगैरह से लोन लिया तो बेटा, सप्लायर ने अगर लोन दिया था खुद नहीं, तो सर हमेशा आपको बताया सप्लायर अगर ओवर एंड अबव द प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई के अलावा सर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है या पिन इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है बेटा, इसलिए वो वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा सब। देन सर प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जिन्होंने भी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलवाए थे, उनसे कोई बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर आप कभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से जो पेमेंट करते हो, उसमें अगर 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन अगर है तो उसके लिए जो पॉश मशीन होती है उस बैंक ने अगर सर एक्वायरिंग बैंक ने जो भी उस कस्टमर से फीस चार्ज करी है, जो सर आप देखना कभी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्वैपिंग करते हो, तो ऐसे केस में जिसके पास जैसे लाइफस्टाइल शोरूम है, एक शोरूम से आपने परचेसिंग करी है और सर परचेसिंग करी, उसका ट्रांजेक्शन अमाउंट अगर 2000 रुपए तक का है, तो जो भी मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस चार्ज किए होंगे उस बैंक ने उस ट्रांजेक्शन के लिए, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए जो भी मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस हुए होंगे उस पर जीएसटी लगेगा साहब। देन बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विसेज दी है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस दी किसको, बैंकिंग कंपनी को विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर इनके अगर इंटरमीडिएट ने सर्विसेज दी, इंटरमीडिएट ने सर्विस दी किसको, बिजनेस फैसिलिटेटर को या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी इन अ रूरल एरिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। एक सर्कुलर इशू करके बोला क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो भी फीस चार्ज करेंगे वो बैंक से चार्ज करेंगे, कस्टमर जो फीस देगा डायरेक्ट बैंक को देगा बेटा,
सर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कस्टमर से कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते, क्लियर, इस पर तो आरबीआई रूल्स, क्लियर। तो जो भी फीस इन्होंने चार्ज करी बैंक से उस पर जीएसटी लगता है, अगर रूरल एरिया में तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा सर, क्लियर। और कस्टमर जो फीस देंगे वो डायरेक्ट बैंक को देंगे, और जो भी फीस कस्टमर से चार्ज करी बैंक में उस पर जीएसटी लगता है साहब। आइए नेक्स्ट आता है क्या सेक्टर, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। सर ये फॉलोइंग सर्विसेज, फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज पे जीएसटी एग्जाम किया टू प्रमोट दिस इंश्योरेंस स्कीम्स। सर ये नाम केवल आपको क्लिक करना चाहिए एग्जाम्स के अंदर, ध्यान देना बेटा। सर फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पॉलिसीज एग्जाम है, कौन कौन सी, हर्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, देन कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, देन एग्रीकल्चर पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, देन प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, restructured weather based crop insurance scheme approved by the government of India, then जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, then प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, pilot scheme on seed crop insurance scheme, central sector scheme on cattle insurance, universal health insurance scheme, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, coconut palm insurance scheme, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सर then निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, देन बांग्लादेश बीमा योजना, इसके थ्रू अगर आपने इंश्योरेंस कराया इन पॉलिसीज के लिए जो प्रीमियम पे गया उस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन लाइफ इंश्योरेंस अंडर फॉलोइंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस अंडर फॉलोइंग स्कीम्स एग्जाम होगी। फर्स्ट क्या है, जनरल बीमा योजना, सेकंड आम आदमी बीमा योजना, देन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय आईआरडीए। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 2 लाख रुपए तक का है तो सर उसका जो भी प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगर 2 लाख से ऊपर का है तो प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, उसके लिए जो भी प्रीमियम चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम, सर ये जो ऊपर हमने जितनी भी स्कीम पढ़ी उनका अगर आपने री इंश्योरेंस कराया तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका सारा प्रीमियम गवर्नमेंट ने पे किया, जीएसटी नहीं लगेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। और ऊपर वाले तीनों पॉइंट में री इंश्योरेंस पे भी जीएसटी नहीं लगता। देन अटल पेंशन योजना में आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने आपने कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। देन लाइफ इंश्योरेंस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, उस पर भी जीएसटी नहीं है। देन आर्मी वाले और इन सब के लिए, रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उसकी प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं लगता। लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए, आर्मी, नेवल और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स। देन सेम वे लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए, कोस्ट गार्ड्स वगैरह के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। देन लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स, जीएसटी नहीं लगेगा। ईएसआईसी का कोई कंट्रीब्यूशन किया है, जीएसटी नहीं लगेगा। आईआरडीए को कोई पैसा दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी इन रिलेशन टू रूरल एरिया, इन रिलेशन टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा साहब। सर तो जीएसटी नहीं लगता। माहौल सरकार, आइए कुछ मिसलेनियस सर्विसेज और बची है मेगा एग्जीबिशन लिस्ट में। भारत माता की जय होने वाली है, ध्यान से दिल थाम के बैठेगा सरकार, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है सर अगर एक गोइंग कंसर्न आपने ट्रांसफर करी है तो ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न वेदर इंडिपेंडेंटली वेदर एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है साहब, इसलिए उसको अलग से यहाँ पे लिख के क्या किया, एग्जाम किया साहब। सर देन लॉयर, एडवोकेट्स, सर फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स या सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसका मैं पॉइंट कंक्लूड करके बता रहा हूं आपको। सर एडवोकेट हो, फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, नॉर्मल एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, इन्होंने सर्विस दी किसको, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, जीएसटी एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी के अलावा किसको सर्विस दी, टैक्स एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी को दी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एग्जेम्प्ट। इन्होंने सर्विस दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट। सर अगर मान लो एक एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरी एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को कोई सर्विस दी तो भी जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। पर अगर एक सीनियर एडवोकेट ने किसी एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है तो टैक्स लगेगा, पर वहां पर रेसिपिएंट कौन माना जाएगा, वो बिजनेस एंटिटी जिसका केस रिप्रेजेंट कर रहा था। सर सीनियर एडवोकेट कोर्ट में जिसका केस रिप्रेजेंट करता है वो बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट कहलाएगी, सो दैट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ जाए, क्लियर। तो अल्टीमेटली टैक्स लगा कब, सर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी किसको, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, भारत माता की जय। पर हाँ वो बिजनेस, वो रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो भले सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी है तो भले उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो, टैक्स नहीं लगता साहब। आइए सर अगले पॉइंट पे, सर स्पाइडरमैन याद आया बेटा आपको, सर सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, सर जो भी फीस चार्ज करे जीएसटी नहीं लगेगा। देन पब्लिक लाइब्रेरी, सर वहां जाके बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी है, पर लैंडिंग ऑफ बुक्स करी
लैंडिंग ऑफ पब्लिकेशन या अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट दिया उसके लिए जो बुक लैंडिंग चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन कोई बिजनेस एग्जीबिशन अगर आउट ऑफ इंडिया हो रहा है और उसके लिए बिजनेस एग्जीबिटर ने आपसे कोई फीस चार्ज करी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजर ने आपसे जो फीस चार्ज करी बिजनेस एग्जिबिट करने के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो। देन सर अगर आप एक अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई को कोई फीस देते हो तो सप्लाई सर्विस होती है, जीएसटी लगता है। पर अगर वो अनइनकॉर्पोरेट बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी कौन है, ट्रेड यूनियन ने, तो जो भी फीस लिया सर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। सर आपने ऐसे किसी काम के लिए, ऐसी किसी सर्विस के लिए सर कंट्रीब्यूशन दिया है, मेंबरशिप फी दिया है, जो सर्विस ऑलरेडी क्या है एग्जम्प्ट है, तो जीएसटी उस कंट्रीब्यूशन पे भी एग्जम्प्ट रहेगा। एंड सर अगर रेजिडेंशियल हाउस है, सोसाइटी होती है ना बेटा, अरे भाई सर गोकुलधाम रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो सर ऐसे केस में सर 7500 पर मंथ पर मेंबर अगर मेंबरशिप फी है, 7500 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक की मेंबरशिप फी है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा इसके लिए सर्कुलर देखिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है क्या सर, ये पर मंथ पर मेंबर जो देखना 7500, सर इसके अंदर 7500 पर मंथ पर मेंबर जो देखना, मान लो मेरे 2 फ्लैट है, दो अलग अलग मेंबर कहलाएंगे, सिंगल मेंबर नहीं कहलाएगा। सेकंड थिंग सर सारे पॉइंट में साथ में बताता हूं, अगर मान लो सर उस रेजिडेंशियल आरडब्ल्यू का, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भले ही सर 7500 उससे ऊपर का मेंबरशिप फी कम का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं, टैक्स लगेगा नहीं। सेकंड थिंग सर अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है पर 7500 रुपए या उससे कम मेंबरशिप फी है, तो जीएसटी वैसे भी एग्जम्प्ट, रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। अच्छा अगर 7500 रुपए से ऊपर अगर मेंबरशिप फी, मान लो 9000 रुपए मेंबरशिप फी है पर मंथ पर मेंबर, तो पूरे 9000 रुपए टैक्स लगेगा। अब सर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराया होगा, टैक्स लगेगा। अब इन्होंने आरडब्ल्यू ने कोई भी इनवर्ट सप्लाई अगर लिया है, उस पर जो भी जीएसटी पे किया उस सब का इनको आईटीसी मिलेगा। एंड सर यहां बोल दिया था क्या क्या 9000 रुपए अगर मेंबरशिप फी है तो पूरे 9000 रुपए टैक्स लगेगा, केवल डिफरेंस अमाउंट पे नहीं बेटा। क्लियर, डन। अच्छा एक और बात, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एज अ प्योर एजेंट कोई मेंबर्स के लिए सर मेंबर की बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है एज अ प्योर एजेंट, जैसे लाइट का बिल पे किया बेटा, इंडिविजुअल घर का जो फ्लैट का घर का बिल था वो उसने उसके बिहाफ पे किया, वो केवल रीइंबर्समेंट ले रहा, तो वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, ये आपको पता है बेटा। सर देन सर ऊपर हमने पढ़ा किया 7500 रुपए पर मंथ पर मेंबर, और ट्रेड यूनियन या ऐसी कोई सर्विस वो दे रहा है, ट्रेड एओपी बीओआई जो सर्विस ऑलरेडी क्या एग्जम्प्ट है, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। यहां पे लिखा है क्या सर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर या फार्मर का कोई एओपी बीओआई बना हुआ है, तो सर उनका जो यूनियन है उसने जो भी फीस चार्ज करे जीएसटी नहीं लगेगा। हमारी मांगे पूरी करो, मांग पूरी करने पर जीएसटी नहीं लगता। सर इनके एसोसिएशन के लिए सर लेबर या फार्मर्स का जो एसोसिएशन बना हुआ है, उसका जो अनइनकॉर्पोरेट बॉडी या एनपी नॉन प्रॉफिट एंटिटी बना हुआ है, उसने जो भी मेंबरशिप फी ली जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर नेक्स्ट क्या बोला है, हिंदुस्तान का कोई भी क्लब हो, सोसाइटी हो, सर उसका अगर मेंबरशिप फी पर मेंबर पर ईयर पर एनम 1000 रुपए तक का, तो उसके मेंबरशिप फी पे जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया है। देन लास्ट पॉइंट, अगर कोई सर इंटरमीडिएट है, सर फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड इंटरमीडिएट है, सर जो कहां लोकेटेड है, मल्टी सर्विसेज एसईजेड विद द आईएफएससी जो इंडिया में एक ही है, गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर, सर वहां पे अगर कोई इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड है जो सर अपने फॉरेन क्लाइंट से फॉरेन करेंसी में फीस लेके सर्विसेज प्रोवाइड करा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सारे एग्जामिशन खत्म होते हैं अब ये जो भी एग्जामिशन थे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी सब में एग्जाम है। और सर जैसा पार्टनरशिप में रेफर हुआ वहाँ एलएलपी भी रेफर किया जाएगा, मतलब जो प्रोविजन पार्टनरशिप में अप्लाई होते हैं वो एलएलपी भी अप्लाई होंगे। इसी के साथ सर भारत माता की जय। सर क्या लिखा है यहाँ पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना, दिस इज अ चैलेंज। सर ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, एक जुनून के साथ होनी चाहिए सर, ये एक चैलेंज होना चाहिए सर। मैं इसको पूरा करूंगा, अच्छे से पूरा करूंगा, खुश होकर करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा सर, अपना माइंड को एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करूंगा। एंड सर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करूंगा, क्योंकि आपकी ये पढ़ाई जो है, आपकी जो मेहनत है, उस पर कई सारे लोग जो आप पे सर आपके लिए खुश होते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनके सपने डिपेंडेंट है। इसलिए प्लीज उनके सपने के लिए पढ़ाई करो, अपने सपने उनके साथ जुड़े हुए हैं। सरकार आपकी मेहनत पे उनकी आगे की जिंदगी जुड़ी हुई है। पूरे दम लगा दो, माहौल बना दो सर, जिंदगी में मजा आ जाना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हमारी दुआ है आपके साथ है, आपकी सक्सेस है हमारी सक्सेस है। वी ऑल आर विथ यू। माहौल बनाओ, अच्छे से पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, और सर हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। माहौल वापस से बोल रहा हूं क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।